सो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं पारुल मैम, वी कमीशन की सीईओ। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। कैसे बहुत कुछ जानने वाले हैं हम सब इस वीडियो में, लाइक इन्होंने कैसे सब अचीव किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे और बहुत सारी वैल्यूबल नॉलेज आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स सीधे चलते हैं मैम के पास और मैम से जानते हैं क्विक इंट्रोडक्शन। सो मैम, आपके बारे में आप हमारे ऑडियंस को एक क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए आपके बारे में, हु यू आर, व्हाट यू डू। सो मेरा नाम पारुल तरंग भार्गव है। मैं अफिलिएट इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से हूँ। हम लोगों ने वी कमीशन 2008 में शुरू किया था, जो कि इंडिया का फर्स्ट अफिलिएट नेटवर्क था और अभी भी हमारी कंट्री का एक लौता ऐसा अफिलिएट नेटवर्क है जो कि ग्लोबल है। मैंने वी कमीशन एकदम कॉलेज से निकलते ही शुरू किया था, सो इससे पहले का मेरे पास कोई बेहतरीन एक्सपीरियंस नहीं है आपको बताने का। बट एक कंपनी शुरू करना और उसको 100 लोगों तक लेकर जाना और आगे की भी विजन रखना, आई थिंक मेरा फोटे है। सो ये है मेरे बारे में। सो मैम, जैसे वी कमीशन अभी इंडिया का लीडिंग अफिलिएट नेटवर्क है। मैं एज अ ब्लॉगर, एज अ यूट्यूबर मैं भी प्रमोट करता हूँ और वी कमीशन पे मेरा भी अकाउंट है। सो मैम, कैसे लाइक आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने वी कमीशन ही क्यों स्टार्ट किया? लाइक आपके दिमाग में कुछ और भी आ सकता था ना कि मैं कुछ और करूंगी, कुछ और बड़ी कंपनी स्टार्ट करूंगी, तो व्हाई अफिलिएट ओनली? सो ऑनेस्टली अमित, कोई प्लान नहीं था कंपनी शुरू करने का या फिर ब्रांड बनाने का या फिर इतनी बड़ी टीम रखने का। एज एन अफिलिएट काम करती थी मैं एंड बेसिकली मैंने कंटेंट राइटर की तरह शुरू किया था। सो गूगल एडसेंस, ब्लॉग फार्मिंग, वहाँ से निकलकर थोड़ा अफिलिएट के बारे में पता चला था 2007 के आसपास। और उस टाइम पे ना इंडियंस को किसी भी वेस्टर्न अफिलिएट नेटवर्क में एंट्री नहीं मिलती थी। अगर आप अपना फॉर्म भरते हो और आप अपनी कंट्री नेशनैलिटी इंडियन डालते हो तो अप्रूवल नहीं मिलता था। अप्रूव नहीं करते हम सबको। सब लोगों ने हमें बोला उस टाइम पे, जो हमारे इंडियन दोस्त थे, कि यूएस में कंपनी खोल लो, वर्चुअल एड्रेस मिल जाता है वो डाल लो। बट थोड़ा सा पेट्रियोटिज्म भी था, नहीं मन था कि हम ज़बरदस्ती कोई और कंट्री डालें। तो हमने सोचा थोड़े पैसे लगाते हैं, एक नेटवर्क सेटअप करते हैं। उस टाइम पर तो खैर एक नेटवर्क सेटअप करना बहुत ही बड़ी बात थी। इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमने वहाँ से शुरू किया और धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्री समझ में आई, एक एक करके टीम बनाई। डेटा एंट्री स्टाफ से शुरू किया था, उसके बाद फिर मीडिया बाइंग टीम, सेल्स टीम, अकाउंट मैनेजमेंट टीम, टेक्निकल टीम, ऑपरेशंस टीम, ऐसे ऐसे करते करते 15 साल हो गए हैं अब। 15 साल बहुत बड़ा टाइम होता है यार। मुझे खुद काम करते हुए 7-8 साल हुए हैं, मतलब तो मैं तो बहुत पहले से जानता था जब से मैंने स्टार्ट किया। तो बट मुझे लगता था कि वी कमीशन लाइक मेरे को भी अप्रूवल नहीं देगी इंडिया में। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया, मेरे बहुत सारे मैनेजर्स बने, किसी ने अप्रूव कराया, डिसअप्रूव कराया, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आज हम सब जो वी कमीशन की सीईओ हैं, को फाउंडर हैं, उनके साथ हम बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, आप सबके लिए कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। अब मैम, जैसे आप लाइक काम करते हैं ऑफिस में आके, तो आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें, आप डेली टास्क होते हैं, ये करना है, किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप एज अ सीईओ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो आपका लाइक एक पूरा दिन कैसा गुजरता है ऑफिस के अंदर, लाइक अ डे ऑफ अ सीईओ कैसे? थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऑडियंस के साथ, क्योंकि ऑडियंस को कभी ऐसे मौका नहीं मिलता ना सुनने का, क्योंकि सीईओ लोग काफ़ी बिजी रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहता है और क्या डेली उनका चलता है? आजकल मैं अपना दिन वर्कआउट से शुरू करती हूँ। आई थिंक इट गिव्स मी वेरी गुड हॉर्मोन्स टू किक ऑफ माई डे, और वो दिन जो एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट होता है वो बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद मेरी एक छोटी बेटी है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ ऑफिस आने से पहले। ऑफिस आने पर मैं अपना दिन शुरू करती हूँ एक छोटी सी मेडिटेशन से, 10 to 15 मिनट्स।
और उसके बाद तो दिन फिर मीटिंग्स में निकलता है। मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं एक हफ्ते का कैलेंडर उससे पहले हफ्ते ही, जैसे आज फ्राइडे है तो मैं पूरे हफ्ते का कैलेंडर आज सेटअप कर जाऊंगी, ताकि मंडे को ऑफिस में आते ही मुझे पता हो कि मुझे किससे क्या मीटिंग करनी है, बिजनेस की क्या अपडेट लेनी है। आजकल मेरा काम मोस्टली टीम के साथ ही रहता है। आई डू नॉट हैव द लग्जरी टू टॉक टू क्लाइंट्स अ लॉट। आई इंटरैक्ट विद वेरी फ्यू क्लाइंट्स नाउ। सो बट मैं टीम के थ्रू मुझे सबके बारे में पता रहता है कि हमारे कौन से टॉप अफिलिएट्स हैं, कौन से टॉप एडवर्टाइजर्स हैं, कहाँ पर हमारा काम कैसे चल रहा है, कहाँ पर हमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे हमें अपनी टेक्नोलॉजी को सेटअप करना है। सो ये बिजनेस साइड हो गया। नॉन बिजनेस साइड में, क्योंकि वी कमीशन अब ऑलमोस्ट 100 लोगों की कंपनी है, तो अपनी टीम को कैसे मोटिवेटेड रखना है, ये देखना है कि सब लोग एक विजन के साथ काम करें। आई थिंक ये मेरा मेन जॉब है आज की डेट में, टू मेक श्योर दैट एवरी वन ऑफ अस इज मोटिवेटेड एंड वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। सो उसके ऊपर मेरा काफ़ी टाइम और दिन जाता है। Then I think I try to have about 3 to 4 meetings in a day, apart from जो भी day to day का काम है, and learning different things. So उसी के साथ बस दिन निकल जाता है। तो मैम अभी कैसा है, जैसे कि अभी थोड़ा सा जो ये चल रहा है, जो पैंडेमिक चल रहा है, इस चक्कर में हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अभी इतना बड़ा ऑफिस मैंने देखा यहाँ से वहां तक मतलब खाली पड़ा है। मेरे को बड़ा दुख हुआ यार, इतना अच्छा ऑफिस और लोग कम है, तो मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो ऐसे डेज में लाइक हाउ यू टैकल, क्योंकि छोटी कंपनियां होती हैं वो सब तो बोलते हैं यार हमारा रेंट ही इतना चला जाता होगा, हम बंद कर देते हैं ऑफिस। तो हाउ यू डील इन दिस सिचुएशंस? ऑब्वियसली ये बहुत ख़राब सिचुएशन है फॉर ऑल बिजनेसेस एंड आई थिंक ह्यूमन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, बिकॉज हम लोगों को बचपन से ही सोसाइटी कल्चर सिखाया गया है। सो मुझे लगता है हम लोग बेटर परफॉर्म करते हैं जब हम लोग साथ होते हैं, बट बिकॉज पैंडमिक की वजह से हेल्थ और सबकी सिक्योरिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोगों को भी ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों ने पिछले 2 साल में बहुत अडेप्ट किया है कंपनी को। इससे पहले हमारे पास ना वर्क फ्रॉम होम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी कंपनी में, बट पिछले 2 साल में आई वुड से मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से मेरा माइंडसेट इतना इवॉल्व हुआ है कि नाउ आई कैन एक्चुअली थिंक अबाउट अ प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो, विच इज़ गुड फॉर बिजनेस। बट अगेन ये तो कोई दो राय नहीं है कि खाली ऑफिस का रेंट भरना और अलग अलग बातें करना, अलग अलग रहना बेसिकली इतना अच्छा नहीं लगता। मीटिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल हो गई हैं, बिकॉज ऑफिस में आप लोग आते हैं तो ऑब्वियसली साथ में चाय पीते हैं, बात करते हैं, लंच करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में। ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत ट्रांजैक्शनल हो गई हैं। आप मीटिंग में लॉग इन करते हैं, बात करते हैं, कैन यू हियर मी, कैन यू नॉट हियर मी, कैन यू सी मी, कैन यू नॉट सी मी, काम की बात करते हैं और बात खत्म करते हैं। डिस्टर्बेंस भी रहती है, किसी के घर में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कहीं बाहर है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। और थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी में भी मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इतने शिद्दत के साथ काम नहीं करते होंगे। मतलब ये तो क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की यही कहानी है, मतलब मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ तो ऐसे रहता है। तो मैम अभी तो फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है, बाकी क्या लगता है आपको कब तक ये सिचुएशन सही होगी? मतलब लाइक एवरीवन विल बी इन ऑफिस, इतना बड़ा ऑफिस है, इसमें सब भरा रहेगा, अच्छा लगेगा। मैं कभी आऊंगा तो मुझे सारे एम्प्लॉयज कैसे, क्या लगता है आपको मैम कब ये सब कुछ ठीक होगा? एक्चुअली अगर आप अराउंड 1 हफ्ता पहले आते तो हम सारे ऑफिस में ही थे। अभी जब से केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं हमने फिर से वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर किया है। होपफुली जैसे ही केसेस गिरने लगेंगे आई थिंक हम लोगों की तो ये कोशिश होगी कि हम वापस आकर ऑफिस में काम करें, बिकॉज एक जो ऑफिस का एनवायरनमेंट रहता है, एनर्जी रहती है, टीम वर्क और ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छी रहती है ऑफिस में काम करने से। सो होपफुली वेरी सून
आप टीम देखेंगे। सो मैम अभी जैसे आपने अपने बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैम आपके कुछ फेलियर्स के बारे में। लाइक हर समय आदमी सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत बार बहुत सारे फेलियर्स हमने डेली हम सब फेस करते हैं। तो कुछ आपके कुछ ऐसे फेलियर्स अगर आपको याद हो तो आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। आई थिंक ये झूठ होगा बोलना कि फेलियर्स नहीं है मेरी लाइफ में या किसी भी एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, बिकॉज आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप एट लार्ज इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स। सो अगर मैं अपनी बात करूं, आई थिंक एक चीज़ जो हमने सोचने में थोड़ा टाइम लगाया वो ये था कि हम एक इंडियन कंपनी होकर ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के साथ काम क्यों नहीं कर सकते। आई थिंक ये ऑलमोस्ट 2 साल हमें लगे ये समझने में, और वो 2 साल हमारे रेवेन्यूज बड़े स्टैग्नेंट रहे। और जैसे ही हमने ग्लोबल एडवर्टाइजर्स एक्सप्लोर किए, हमारा रेवेन्यू ऑटोमेटिकली 3x और 5x हुआ। सो अगेन जब इस चीज़ के बारे में पीछे देखते हैं तो ये बहुत हैरान करता है सवाल कि 2 साल लग गए एक मेंटल ब्लॉक को ओवरकम करने के लिए कि लिमिट क्यों करना है टू ज्योग्राफी, एंड व्हाई कांट वी वर्क विद ग्लोबल एडवर्टाइजर्स। सो आई थिंक वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड नॉट से failure, but a big learning was that small decision can actually take a lot of time for you to take it, but when you look back at it तो ऐसा लगता है कि यार ज़्यादा टाइम लगा दिया, इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए था। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मेरी लाइफ की रही है द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। बिकॉज मैंने कभी जॉब नहीं करी पहले, और इंडिया में जैसे हमको सिखाया जाता है दैट इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस तो आपको कंट्रोल रखना चाहिए, आपको सब कुछ देख के कराना चाहिए। तो बहुत सालों तक हम बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करते थे, किस अफिलिएट को कितना पे आउट देना है, किस एडवर्टाइजर से क्या बात करनी है, ये सारे डिसीजंस ना मेरे टेबल से ही निकलते थे। बट जब ये समझ में आया दैट इफ़ यू हैव अ गुड टीम, और अगर आप अपनी टीम को फ्रीडम देते हो डिसीजन लेने की, तो एक्चुअली उस टाइम पे आप नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई करते हो अपने, और उसी टाइम पे आपकी कंपनी उस स्केल से बढ़ती है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, एम्पावरिंग द टीम to take decisions and then to grow the business, and that is how they start owning the business also. So आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है, या मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम इतना कंट्रोल फील करे कि जब वो अफिलिएट से बात करें या जब वो एडवर्टाइजर्स से बात करें तो वो एज अ टीम मेंबर या एज एन एम्प्लॉय बात ना करें, वो एज वी कमीशन बात करें कि ना ये ऑफर हम आपके ट्रैफिक के अकॉर्डिंग प्रपोज करते हैं, आपको रन करना चाहिए, ये पे आउट हम आपको दे सकते हैं, ये पेमेंट टर्म्स हम आपको दे सकते हैं। सो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट की लर्निंग्स आई वुड से फ्रॉम माई करियर। बिल्कुल मैम, ये तो आपने सही बताया कि अगर जब तक आप रीच आउट नहीं करोगे तो अपनी अपॉर्चुनिटीज ओपन नहीं होती हैं आदमी के लिए। तो अभी तो मैम ये कुछ आपके फेलियर्स थे जो आपने बाद में ओवरकम कर लिए। अभी कुछ लाइक मैसिव अचीवमेंट्स, लाइक आपको लगता है कि ये मेरे लिए ये अचीवमेंट है, तो आप वो भी थोड़ा सा लिस्ट डाउन करिए। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में, मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आई थिंक द बिगेस्ट सक्सेस फॉर मी इज, एक तो मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं बिजनेस रन करूँगी अपनी लाइफ में। तो एक बिजनेस शुरू करना, उसको $multi-million स्टेज पर लेकर आना, कॉन्स्टेंटली उसे प्रॉफिटेबल रखना, ऑलमोस्ट 2-4 लोगों की टीम से 100 लोगों की टीम पे आना। तो आई थिंक when I look back, I feel very blessed. I feel very, grateful that I was able to pull it off. So I feel कि ये is a success for me. Another success I feel is I come from a very, very humble family. So the kind of lifestyle that I live now, where I don't think I have to think twice if I have to give my child something or I have to give my parents something, I feel that is another blessing and something that I consider a success, in my life. So
काफी बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं भी कनेक्ट कर पा रहा, मतलब आप जब बोल रहे थे मुझे कनेक्ट कर रहा था अपनी लाइफ में। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने क्या अचीव किया है। तो मैम काफी कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा आपकी अचीवमेंट से, लाइक कहाँ से आपने कहाँ तक कंपनी को पहुंचाया। मैम अभी जो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हमारी जो यूथ है, जनरेशन है, इंडिया के बच्चे हैं या फिर इंडिया के जो लाइक 18 से 25 एज तक की जो जनरेशन है, जो ऑडियंस है, वो आपके क्या थॉट, क्या लगता है आपको, मतलब वो अपनी लाइफ को जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब वो अपनी लाइफ में, या फिर क्या ऐसा करें जिससे कि वो भी कल को अच्छा कुछ अचीव कर सके अपनी लाइफ में, मतलब आपके थॉट्स और आपका सजेशन क्या रहेगा उन सब के लिए? वेरी इंटरेस्टिंग येट अ वेरी टफ क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है ये जो जेन जी है और जो आजकल की आने वाली जनरेशन है, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है। मैं जब इन अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ जिनकी मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है और बहुत ही इनोवेटिव चीज़ें करके इनकी फॉलोइंग ये इंक्रीज हुई है। सो ज़रूरी नहीं है कि कोई सबसे अच्छा सिंगर हो या कोई सबसे अच्छा डांसर हो तो ही उसकी फॉलोइंग बढ़ रही है। आई थिंक बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरियल है आने वाली जनरेशन। एंड वाई नॉट, बिकॉज जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जो इन बच्चों को मिल रही हैं, शायद हमारे टाइम पे तो हम सोच ही नहीं सकते थे। हमारे टाइम पे तो वाइल ग्रोइंग अप अगर हमें एक छोटा सा डब्बा फ़ोन ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी। So I just find the new generation very very inspiring. I feel they have good entrepreneurial mindset and they are very innovative. I don't think जैसे मेरे टाइम पर the main question in my head स्कूल से निकलते ही ये था कि भाई आगे क्या करना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कितने एंट्रेंसेस भरने हैं। आजकल के बच्चे और बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और उनके ऑप्शंस बहुत खुले हैं। एंड आई थिंक दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो ऑफ द थिंग्स दैट दे कैन डू इन लाइफ। And the good thing I feel is that even parents and elder siblings also are very cooperative. जैसे अगर मेरे टाइम पर मैं बात करूं बिना एक्सपीरियंस के अगर लोग बिजनेस की बात करते थे तो मोस्टली यही होता था, नहीं जॉब में जाओ, ऐसे ही काम करो। अभी एटलीस्ट घर वाले ना बच्चों को समय देते हैं कि चलो ठीक है 1 साल करके देख लो, 2 साल करके देख लो, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। सो आई फील द होल माइंडसेट शिफ्ट इज कमिंग विच इज अमेजिंग। सो मैम काफ़ी सही आपने बोला। यहाँ पे जो हमारे साथ मैं आज लेके आया हूँ तो ये मेरा छोटा भाई है जो शूट कर रहा है, मतलब शूट क्या खड़ा हुआ है ऐसे वहाँ पे। शूट क्या ही करेगा वो। लाइक अगर हम इसको देख के एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, जैसे ही इज इनटू अभी गेमिंग में काफ़ी इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये पबजी और BGMI जो है वो उसमें काफ़ी टाइम देता है, तो आपको क्या लगता है? काफ़ी लोग इसको गलत बोलते हैं कि नहीं मत करो, ये नहीं करना चाहिए, और जैसे मैं तो थोड़ा एनकरेज करता हूँ कि नहीं कर लो, तो क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? आई थिंक फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। एंड हम लोगों के लिए पिछले 2 साल में गेमिंग वर्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा है एट वी कमीशन। और मैंने ये देखा है, ये नोटिस किया है कि जो मोस्टली हमारे गेमिंग अफिलिएट्स हैं उन लोगों का अपना यूट्यूब चैनल है, उन लोगों का अपना टिप्स देने का तरीका है टू देयर व्यूअर्स ऑन हाउ दे कैन एक्सेल इन अ गेम। सो आई डोंट थिंक लाइक दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। आज से शायद 10 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि गेमिंग में आप एक ब्रिलियंट करियर बना सकते हो, बट आज की डेट में गेमिंग इज़ अ $multi-billion इंडस्ट्री। एंड अगर अपना स्किल सेट बच्चा सही तरीके से कैपिटलाइज करे, then the sky is the limit. He could actually be making more money than you or I in years to come. Yeah, definitely मैम, ये बिल्कुल कर सकते हैं, लाइक सपोर्ट सबका रहना चाहिए। सो मैम अभी जैसे वी कमीशन अफिलिएट मार्केटिंग में है, तो बट इंडिया में जो ये अफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं इनकी इतनी रेपुटेशन या फिर इनकी जो आप बोल सकते हो कि वैल्यू नहीं है, लोग हल्के में ले लेते हैं कुछ लोग। तो मैम आपका क्या थॉट रहने वाला है? क्योंकि बाहर के अगर हम जैसे बाहर भी जाते हैं, बाहर के जो अफिलिएट्स हैं वो सब अलग अलग नेटवर्क्स को प्रमोट करते हैं, अभी तो लोग ओपन अप हो रहे हैं, बाकी तो आपके क्या थॉट्स रहेंगे मतलब इसको लेके? आपने ना मेरे दिल के बहुत करीब वाला सवाल पूछा है बिकॉज
ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल करती है, तंग करती है इन माई हेड कि हम एज इंडियन नेटवर्क्स को या इंडियन कंपनीज को अपलिफ्ट नहीं करते। जैसे अफिलिएट में भी अगर कोई इंडिया में इवेंट हो रहा है वर्सेस बाहर कोई इवेंट हो रहा है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है ये, बट इंडिया में हमको फ्री पास चाहिए और इंडिया में हमको फ्री पास लेके वो शो अटेंड करने मिलेगा तो हम करेंगे, लेकिन बाहर हम कितने ही डॉलर्स खर्च के, फ्लाइट की टिकटें खर्च के वो शो अटेंड करने जाते हैं, चाहे बाहर की कंपनीज इंडिया ही क्यों ना आ रही हो इंडिया वाले इवेंट में। और ऐसी चीज़ इंडियन नेटवर्क्स के साथ भी होती है। दो मैं ये नहीं कहती कि हर कंपनी बेहतरीन है या वी कमीशन बेहतरीन है और इसी के साथ काम करना चाहिए, बट अगर हमको लगता है कि हम, जैसे इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री का भी मोटो है मेक इन इंडिया, अगर हम इंडियन अफिलिएट्स, इंडियन एडवर्टाइजर्स, इंडियन कंपनीज, इनको अगर हम प्रमोट करें, इनको अगर हम सपोर्ट करें, तो आई थिंक अफिलिएट इंडस्ट्री इंडिया में भी बहुत बड़ी होगी। दो वेस्टर्न कंट्री से कंपैरिजन में हम अभी भी अफिलिएट में ऑलमोस्ट एक डेकेड पीछे हैं, बट फिर भी जो हमारी ग्रोथ है वो ग्रोथ तो है ना, उस ग्रोथ को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। एंड इन ईयर्स टू कम ये ग्रोथ और ज़्यादा मैच्योर ही होने वाली है। अफिलिएट इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड है। आज मैं इंडियन एडवर्टाइजर्स एजेंसीज के साथ बैठकर बात करती हूँ तो उनको पता होता है अफिलिएट क्या है। जब मैंने वी कमीशन शुरू किया था तो लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग ही समझानी पड़ती थी कि ये चीज क्या है। लोग समझते हैं स्पैम है, स्कैम है, कुछ तो ऐसा एग्जैक्टली। सो आई जस्ट फील दैट ग्लोबली अफिलिएट्स आर प्रेफरिंग इंडियन नेटवर्क्स for Indian offers and Indian advertisers. So Indian affiliates should also prefer Indian networks for global exposure if we can get it for them. मतलब ये तो है, जैसे एज अ लाइक इंडिया में कंटेंट क्रिएटर मैं खुद से बोल सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा प्राउड फील करता हूँ कि चलो वी कमीशन इंडिया में तो है, हमारी नाक बचाई हुई है कि इंडिया में भी कोई ऐसा अफिलिएट नेटवर्क है जो मतलब एग्जिस्ट करता है एटलीस्ट, और किसी और को तो कोई जानता भी नहीं है, वी कमीशन को ही सब जानते हैं। तो थोड़ा सा ये लगता है कि भाई इंडिया में भी कुछ अच्छा काम हो रहा है, इंडिया में भी नेटवर्क्स हैं, अफिलिएट नेटवर्क्स। सो मैम एक लास्ट क्वेश्चन बस मैं यही पूछना चाहूंगा कि जैसे बाहर के अफिलिएट्स जो लाइक कंपनीज हैं वो सब अब एक मतलब सिंपल सी कहानी है कि इंडिया में कन्वर्जन्स नहीं आते हैं। आप सब बहुत मेहनत करते होंगे जैसे अफिलिएट्स के ऊपर, बट इंडियन अफिलिएट्स इतना कन्वर्जन नहीं निकाल के लेके आ पाते, तो उस सबको कैसे आप डील करते हो? मतलब कि हम बाहर के जो भी अफिलिएट्स हैं उनके साथ ही काम करेंगे या फिर इंडिया में भी कन्वर्जन आता है, क्या लगता है आपको? मतलब आप स्टैट्स की बात में थोड़ा सा पूछ रहा हूँ। अगर मैं आज की बात करूं तो मेरा 70% रेवेन्यू ग्लोबल ऑफर्स से आता है। ग्लोबल ऑफर्स मतलब जो कि एडवर्टाइजर्स इंडिया के नहीं हैं, लेकिन उन्हीं का 70% प्रमोशन इंडियन अफिलिएट्स करते हैं। सो मेरे जितने आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ चंक ऑफ अफिलिएट्स हैं वो इंडियंस ही हैं। अगेन ये भी पिछले कई सालों में बदला है। पहले जब हम लोग ग्लोबल गए थे या जब हम इंडियन नेटवर्क भी थे तो हमारी प्रमोशन इंटरनेशनल अफिलिएट्स ही करते थे, बट आज की डेट में आई वुड से इन इंडिया अगर अफिलिएट मार्केटिंग की सही से समझ ली जाए, उसको सही से देखा जाए कि कैसे प्रमोट करना है और इसको सीरियसली लिया जाए, एक ना मेक मनी बाय द नाइट या गेट रिच क्विक स्कीम की तरह नहीं लिया जाए और इसको MLM नहीं बनाया जाए, तो अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत पोटेंशियल है। हमारी कंट्री टैलेंट में और इंटेलिजेंस में बहुत रिच है। वी कैन ग्रास्प थिंग्स वेरी क्विकली। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा रिच है। तो अफिलिएट मार्केटिंग को अगर सही से प्रमोशनल मेथड समझ के किया जाए तो इट कैन बिकम लाइक अ वेरी गुड करियर फॉर एवरीवन। बिल्कुल।
सो मैम अभी जैसे हमने बहुत सारी बात की आपसे, आपने बहुत सारा कुछ बताया अफिलिएट के बारे में, वी कमीशन के बारे में। अब एक लास्ट मैसेज, और मैं अच्छा लास्ट मैसेज से पहले मैं एक चीज फील करता हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इंडिया में यार आईफोन लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना, इवन जो वो फोन भी खरीद रहे हैं वो भी एटलीस्ट 15,000 या 20,000 का होगा, तो इंडिया में भी पोटेंशियल है, इंडिया में भी कन्वर्शंस आ सकते हैं और इंडिया में लोग प्रमोट करो। सो मैम अभी जो लोग वी कमीशन के साथ जोड़ना चाहते हैं या फिर दे वांट टू बी एन अफिलिएट, तो सिंपल प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब वेबसाइट पे आके साइन अप करने का, और अप्रूवल कैसे मिलेगा उनको? एक ही क्राइटेरिया रहता है हमारा कि आपको पता होना चाहिए अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और आप कैसे प्रमोट करोगे। हम अभी भी अनफॉर्चुनेटली उस स्टेज पर नहीं आए कि हम एडुकेट कर पाए लोगों को, इतनी बैंडविड्थ नहीं है मेरे पास। दो कभी इन लाइफ इन फ्यूचर मैं ये करना चाहूँगी, बट हमारा एक ही क्राइटेरिया रहता है, आपको अफिलिएट मार्केटिंग आती हो, आपको पता हो आप कैसे प्रमोट करोगे और आपको वो प्रमोशनल मेथड के बारे में फुल नॉलेज कंट्रोल हो। आप साइन अप करो, मेरी टीम आपको फ़ोन करेगी, ईमेल करेगी, हम बात करेंगे, उसके बाद अप्रूवल मिल जाता है और हम आपको ऑफर करेंगे कि ये वाले एडवर्टाइजर्स आप प्रमोट करिए और आपके प्रमोशनल मेथड के अकॉर्डिंग, एंड दैट्स हाउ द रिलेशनशिप स्टार्ट्स। या बिल्कुल, जो भी अगर आपकी प्रॉब्लम रहती है, आप अगर एक अफिलिएट मार्केटर है या फिर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वी कमीशन की वेबसाइट पे आइए और थोड़ा सा रिसर्च करिए, जो अच्छा लगता है आपको ऑफर उसको प्रमोट करिए अप्रूवल के बाद। सो मैम एक लास्ट मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए आपका क्या रहेगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब क्या करें अपनी जिंदगी में कि वो मैम जैसे बन जाए? मैं एक स्टीव जॉब्स का कोट फॉलो करती हूँ कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है और वो होता है परसिवियरेंस। आपकी एक ही चीज़ को करते रहने की क्षमता बोलेंगे शायद, परसिवियरेंस। बेसिकली आप एक चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आप बस उसकी कोशिश करते रहिए जब तक वो आपको मिल नहीं जाती। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ I am able to call myself successful, that is because in the lowest of times I did not give up, we did not close down, we did not think of starting something new। हम लोग किसी भी ups and downs में वी कमीशन को ही लेकर आगे बढ़ते रहे और आज की डेट में हम यहाँ हैं। बिल्कुल, तो गाइज इसी तरीके से आप अपनी लाइफ पे आगे बढ़ सकते हैं। माइंडसेट ही सारी गेम है, अगर माइंडसेट आपका ओपन है, गोल्स बनाइए तो मैम अचीव कर सकते हैं, राइट? सो इस वीडियो से जो आपने सीखा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ भी आप कहना चाहते हैं वी कमीशन रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो कैसी लगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं। और अगर आप सब चैनल पे पहली बार आए हैं, नए लोग हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके की हम वीडियोज बनाते हैं और इंटरव्यू सीरीज में और सभी सक्सेसफुल लोगों की वीडियोज हैं, जाके आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप उससे पहले वी कमीशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैम का भी इंस्टाग्राम है, मैम और मैं भी इंस्टाग्राम पे हूं, तो सब फॉलो कर सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।